मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का ज्योग्राफी से 3rd चैप्टर जो कि ड्रेनेज है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक कि 1 आवर में ये पूरा होल चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हम लोग इसको बेसिक वे में समझने का प्रयास करेंगे और जो भी मैं यहाँ डेफिनेशंस को यूज करूंगा वो सारे आपके एनसीईआरटी बुक के होंगे। ओके, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपके साथ एनसीईआरटी बुक भी है और देन आफ्टर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मैच करते चलेंगे, जो भी डेफिनेशंस है वो वहीं से लिखा गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है वो ड्रेनेज है। तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ओके, किसी भी एरिया में जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कौन करता है? ड्रेनेज करता है। ओके, मान के चलिए कि कोई भी पार्टिकुलर एरिया में कोई एक रिवर है, तो उस रिवर को अगर डिफाइन किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रेनेज कहेंगे। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो ड्रेनेज बेसिन है। ये भी डेफिनेशंस आपके बुक में हैं। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, मतलब कोई एक सिंगल रिवर, क्योंकि बहुत सारे रिवर हैं तो सबका अलग अलग ड्रेनेज बेसिन होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक रिवर के थ्रू जो भी एरिया कवर किया जा रहा है वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा वर्ड हमारा है वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड का जो डेफिनेशंस आपके बुक में मेंशन किया गया वो ये है कि एनी अपलैंड और अ माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। और इसका आप फिगर देखिए, फिगर 3.1 जो है वाटर डिवाइड, उसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे, साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि 2 स्ट्रीम है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। ओके, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, और ये दोनों स्ट्रीम को एक अपलैंड के थ्रू डिवाइड किया जा रहा, सेपरेट किया जा रहा। अपलैंड का मतलब क्या हो गया? प्लेन एरिया, मतलब तो समझ गए। तो प्लेन एरिया से थोड़ा उठा हुआ कोई भाग, ठीक है, या फिर उसको नॉर्मली आप माउंटेन कह लीजिए या प्लेटू वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई लैंड जिससे उसको 2 पार्ट में सेपरेट किया जाए, हम उसको क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। साइड में आपको फिगर दिख रहा है तो उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा और बुक में भी ये चीज मेंशन है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में, हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया में अगर बात करें, द इंडिया रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। 2 भागों में इंडिया के रिवर को बांटा गया है। पहला तो हमारा हो गया हिमालयन रिवर और दूसरा हो गया द पेनिनसुलर रिवर। ओके, तो पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर कहने का मतलब है हिमालय साइड से ओरिजिनेट होने वाले रिवर को हिमालयन कह दिया गया। हालांकि ये दोनों का फीचर्स अलग अलग हैं तो उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो हिमालयन से ओरिजिनेट होने वाले रिवर को हिमालयन कह दिया गया। और जो पेनिनसुलर, तो अच्छा, जो आप इंडिया का मैप देखते हैं तो ये जो नीचे वाला ऐसे करके जो भाग होता है तो ये पेनिनसुलर रीजन होता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर जो रीजन है उसमें जो रिवर फ्लो करता है वो सेकंड हमारा हो गया। हालांकि इसका फीचर्स और इसका फीचर्स जब हम देखेंगे तो अच्छे से क्लासिफाई हो जाएगा। देखिए, पेनिनसुला से सिर्फ हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि अच्छा पेनिनसुला है तो उसमें फ्लो करने वाले को पेनिनसुलर रिवर कहेंगे। और भी फीचर्स हैं तो हम लोग आगे फर्दर जो देखेंगे उससे हम इजिली क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर के बारे में, तो पहला पॉइंट हमारा जो है, दीज आर पेरेनियल रिवर। इट मींस ये एक ऐसा रिवर है जिसमें ऑल, मतलब पूरे ईयर, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो होते रहता है। ठीक है, पूरे साल तक इसमें वाटर फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें सीजनल, बस सीजन में बारिश के टाइम पे इस टाइप के रिवर में पानी आ गए तो फ्लो हो रहा है, फिर जब गर्मी आया तो वो सूख गए, फिर बारिश आया तो फ्लो होना, क्योंकि पानी अगर बारिश हुआ तो इकट्ठा हुआ पानी फ्लो होना शुरू। लेकिन ये क्या है, ये हमेशा इसमें फ्लो होते रहता है।
ठीक है, ऑल ऑफ द ईयर। ओके, सेकेंड जो हमारा है, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। रेन से तो इसमें पानी मिलता ही मिलता है, बारिश अगर हो रहा है तो हिमालयन साइड में भी तो बारिश हो रहा है, तो वहां पर रेन से तो इसको पानी मिलेगा ही। एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम लोफ्टी माउंटेन, माउंटेन वगैरह जो है, ग्लेशियर जो पिघल रहा है उससे भी इसको पानी मिलता है। और ये जो मेल्टेड स्नो है इसी के कारण पूरे साल इसमें वाटर फ्लो होते रहता है। अदरवाइज अगर सिर्फ ये बारिश पर डिपेंड होता तो ये भी पेनिनसुलर रिवर के अंतर्गत आ जाता। चलिए, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। मतलब कि ये जहां से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट होने के बाद ओरिजिनेट होने के बाद ये सी में ड्रेन करने से पहले, मतलब सी में एंटर करने से पहले काफी लंबा मतलब डिस्टेंस कवर करता है। लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्सेज ऑफ द सी। ओके, जो हमारे पास है द हिमालयन रिवर फ्रॉम मेंडर्स, ये नया वर्ड है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लान। ओके, तो मेंडर्स का मतलब क्या होता है कि जो हिमालयन रिवर होते हैं ना वो जिगजैग वे में मूव करते हैं। ओके, जैसे कि अगर हिमालय से वो निकलते हैं तो कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे करके वो मूव करते रहते हैं, तो उसका मतलब हो गया मेंडर्स। और ऑक्सबो लेक कहने का मतलब है कि यू शेप्ड का लेक, वो भी मेंडर्स के कारण जो लेक फॉर्म हो रहा है, जैसे ये इस तरह का ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है ना जिगजैग वे में मूव करने के कारण, तो यू शेप्ड में जब लेक का फॉर्मेशन मेंडर के माध्यम से होगा तो उसको ऑक्सबो लेक कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो सबसे पहला फीचर्स तो ये सीजनल होता है, मैं बता चुका हूं, और अगर सीजनल होता है तो ये रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ओके, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्सेज एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर। एक तो पहला ये कि वो छोटा भी होता है, ज्यादा लंबा होता नहीं है, दूसरा ज्यादा गहरा भी नहीं होता है। ओके, तो ये दो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो देखिए कोई भी रिवर कोई एक पैटर्न में फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। ओके, तो द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है वाटर का, स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न को वो फॉर्म करेगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन, और वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो स्लोप ऑफ लैंड, कितना ज्यादा स्लोपी है, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर। जब आप इसका जो क्लासिफिकेशन, जो कि यहाँ पर 4 भागों में बांटे हुए हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, अगर इसको देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि रॉक स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। तो मतलब वो उसका पैटर्न जो है, उसका जो रास्ता है वो किन किन चीजों पर, मतलब वाटर जो फ्लो होता है उसका रास्ता किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वहां पर वो कितना स्लोप है इस चीज पर, वहां पर किस तरह के रॉक हैं उस चीज पर, और भी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यहाँ पर है। तो देखते हैं हम लोग अब क्या टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, क्या क्या टाइप है, तो 4 है यहाँ पर, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में गिवन है, मतलब सेकेंड पेज में जो चैप्टर का मतलब 18 पेज नंबर बुक का है। ओके, तो ये डेंड्रिटिक्स। ओके, डेंड्रिटिक्स क्या होता है, तो रिवर फ्लो विथ स्लोप ऑफ टेरेन। टेरेन मतलब होता है एक एरिया, एक इलाका। ओके, तो मतलब रिवर फ्लो विथ स्लोप, मतलब स्लोप के साथ टेरेन में मूव करे, मतलब कोई भी एरिया में स्लोप के माध्यम से वो फ्लो कर रहा हो। दूसरा इसमें पॉइंट है रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ट्री, और एक ट्री के ब्रांच की तरह वो क्या हो, फॉर्मेशन करे। साइड में आपको इसका फिगर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि कोई रिवर है, अब कोई रिवर है, इधर भी जा रहा 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 है, तो ये क्या, ये ब्रांच, ट्री के ब्रांच की तरह है। तो रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ट्री। ओके, और स्लोप ऑफ टेरेन, मतलब स्लोप, ट्रेन का यहाँ टेरेन कहने का मतलब है एरिया। ओके, कोई इलाका।
ओके, और वहां पर स्लोप के कारण जो फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रिलिस। ट्रिलिस क्या होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड ट्रिब्यूटरीज आर ज्वाइंट एट राइट एंगल। ये दोनों वर्ड का मतलब हम आपको समझाते हैं। जो आपको वहां पर सेकेंड जो फिगर आपको दिख रहा है उसमें आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये कहां पर मूव करता है। पहले तो हार्ड एंड रॉक, देखिए होता क्या है, जैसे यहां पर हार्ड रॉक है, ओके, ये हार्ड रॉक है, यहां पर हो गया, मान लेते हैं दो, मैं मार्कर से आपको इंडिकेट कर देता हूं, यहां पर सॉफ्ट रॉक है और फिर यहां पर क्या है, हार्ड रॉक है, ठीक है। इधर हमारा हार्ड रॉक है, ओके। होता क्या है कि अब मान लेते हैं वाटर इधर से फ्लो कर रहा, अब ये सॉफ्ट है तो इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मान लेते हैं कि यहाँ ये क्या है, आप इस तरीके से समझिए, ये हमारा हार्ड है, ठीक है, ये वाला हार्ड है और फिर यहां पर क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, और ये स्ट्रेट, फिर ये क्या है, हार्ड है, ओके। तो फिर यहां से ऐसे वाटर आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको, उससे जो फॉर्म हो रहा है उसको हम ट्रिलिस कहेंगे। दूसरा यहां पर ट्रिब्यूटरीज आर ज्वाइंट एट राइट एंगल। तो यहां आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर ये दोनों इस टाइप के रॉक एक दूसरे के पैरेलल है और कहीं बीच में सॉफ्ट रॉक है तो इसको जब भी ब्रेक करेगा तो यहां पर वाटर जो फ्लो होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा। 90 डिग्री का एंगल मतलब कि राइट एंगल पर फ्लो होगा। आई थिंक अब ये समझ आ गया होगा और आपको क्लियरली पिक्चर में, इमेज में दिख रहा होगा, ओके। तीसरा है हमारा रेक्टेंगुलर डेवलप ऑन द स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉक टेरेन। ओके, आप तीसरा जो फिगर देखेंगे रेक्टेंगुलर में तो ये लगभग टेरिल्स के मतलब जैसा ही है, लेकिन यहां पर क्या है ना कि अगर ये है ऐसे, ये हार्ड रॉक है, फिर ऐसे करके ऐसे हैं, इधर ऐसे हैं, मान लेते हैं, फिर ऐसे हैं, ये हार्ड रॉक है। तो देखिए, तो अगर यहां वाटर फ्लो कर रहा है तो इसको ब्रेक तो नहीं ना कर पाएगा बिकॉज इट इज हार्ड रॉक, ओके। ये हार्ड रॉक है तो ये ब्रेक तो होगा नहीं, तो वाटर यहां से ऐसे मूव कर जाएगा, फिर ऐसे मूव कर जाएगा अगर हार्ड रॉक है तो। अब देखिए, तो ये एक क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। देखिए, तो ये अगर हम ऐसा देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है ना, ये भी रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न या फिर कहेंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ओके। लास्ट हमारा है रेडियल क्या होता है, रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पिक टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप इमेज में क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक मतलब पिक पर कोई एक पॉइंट है, वहां से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है रिवर और ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस ये इसका जो ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वो रेडियल है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आप पेज नंबर 17 पर आ जाइए, वहां पर डू यू नो करके दो वर्ड्स हैं, एक तो डू यू नो है, दूसरा फाइंड आउट है। पहला है द वर्ल्ड बिगेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर से जो एरिया, मतलब अमेजन रिवर के थ्रू जो एरिया बाउंडेड है वो सबसे ज्यादा है, ओके, वर्ल्ड का है। और दूसरा हमारा विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है। और गंगा का लेंथ आपको पता होना चाहिए 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ओके। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो है मतलब द गंगा बेसिन यहां लिख दीजिएगा, गंगा बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो भी आगे का है, मतलब कि आगे का हमारा टॉपिक द हिमालयन रिवर, इस चीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग हिमालयन रिवर के बारे में देखते हैं और हिमालयन रिवर में भी मुख्य रूप से 3 रिवर के बारे में देखने वाले हैं। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला द इंडस रिवर, दूसरा द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द इंडस रिवर सिस्टम। और ये जो इंडस रिवर है वो कितने कंट्री से फ्लो करती है, तो एक चाइना हो गया, दूसरा इंडिया और तीसरा पाकिस्तान। मतलब कि 3 कंट्री मुख्य रूप से फ्लो, मतलब 3 कंट्री से फ्लो करती हैं, ओके। ऑरिजिन क्या है, तो ऑरिजिन हमारा कहां से ओरिजिनेट होती हैं, तो मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है, ओके। तिब्बत के मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और वहां पर भी एक ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है, बोकरचू, ओके। तो ये आपको नाम याद रखना, हालांकि ये ग्लेशियर का नाम एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है।
अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो बुक में जो मेंशन है वो हमारा है 2900 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स है। ओके, एग्जैक्ट के बारे में अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर, मतलब कि 2880 किलोमीटर लेंथ है। ओके, और अगर हम ये बात करें कि इंडिया में कितना डिस्टेंस तक फ्लो करती हैं, तो इंडिया में 1114 किलोमीटर, इट मींस 1114 किलोमीटर तक इंडिया में फ्लो करती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इट इंटर इंडिया इन लद्दाख। अच्छा, ये जो है अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पर मेंशन किया गया लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। ओके, लेकिन अब तो वो सेपरेट कर गया ना, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे, लद्दाख में एंटर करती है, इंडिया में तिब्बत से इंडिया में जो एंटर करती है। जैसे ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, जो ऊपर वाला भाग है हमारा ऐसे करके है ना, अब बहुत अच्छे से तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इधर से जो एंटर करती है वो लद्दाख में एंटर करती है, ऊपर से ऐसे एंटर करके और फिर इधर फ्लो करके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ओके, तो अगर हम बात करें, अब साइड में मैं इसका जो मेन जो इंडस रिवर है उसका आपको साइड में पिक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आप क्लियरली देख पा सकते हैं कि किस तरीके से तिब्बत से ऑरिजिनेट होकर के इंडिया में लद्दाख के थ्रू एंटर करती है। और लद्दाख में भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है सैमचौक। ओके, तो यहां से एंटर करती हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर बात करें तो जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, सायोक हो गया और ये हमारा हुंजा हो गया, ठीक है। तो ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन, ये जो है कश्मीर रीजन। अच्छा, ये बुक में कश्मीर रीजन दिया है, लेकिन आप यहां पर मेंशन कर लेंगे कि लद्दाख एंड कश्मीर, ये दोनों रीजन को मिलाकर के ये टोटल है। ओके, क्योंकि बुक जो है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो आप लोगों के पास बुक है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें जम्मू कश्मीर को एक प्रॉपर मान करके चला जा रहा है, लेकिन वो डिवाइड हो चुका है, आपको भी पता होगा। ओके, अगर हम अगर ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, मेन ट्रिब्यूटरी, तो सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया और झेलम हो गया। ये 5 ट्रिब्यूटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो है ये सारे, मतलब ये सतलज हो गया, सतलज में क्या है, सतलज के बाद ब्यास, तो ब्यास जो है वो सतलज में मिल जाता है और सतलज फिर जाकर के इंडस में मिलता। मतलब ये जो 5 रिवर ये ऐसे लाइन बाय लाइन है, ठीक है, ऐसे ऊपर, मतलब ये एक प्रॉपर तरीके से है जो आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज है। इसके बाद द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर। अच्छा, यहाँ मिठानकोट, ये मिठानकोट है इन पाकिस्तान, मिठानकोट के थ्रू ये पाकिस्तान में वहां से एंटर कर जाती हैं। और अच्छा, पाकिस्तान में फ्लो करते हुए ये अरेबियन सी में गिरती हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल प्लेन। ओके, जो इंडस का प्लेन है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लोप वगैरह नहीं है, बहुत ही जेंटल प्लेन है यहाँ का। जो भी जो हमारा इंडस रिवर बेसिन जो क्रिएट होता है वो प्लेन एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक जो साइड में डू यू नो करके मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं बुक में आपका है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है। और इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था, 1960 में। और इसके अंतर्गत ये हुआ था कि 20% जो वाटर है वो इंडिया रखेगा, यूज करेगा, कहने का मतलब है, और 80% जो है वो फ्लो करके पाकिस्तान में जाएगा, जिसका वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। ओके, तो ऐसा कुछ कंडीशन था। और मेनली अगर देखा जाए तो 2-3, और मेनली सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है ये रिवर तो राजस्थान के लिए है। हालांकि पास तो किसी अदर स्टेट से भी करता है, लेकिन इंदिरा गांधी जो कैनल है, जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है उसके थ्रू राजस्थान में इसका पानी जाता है और वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, राजस्थान इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी, अगर इस रिवर के बारे में हम बात किए हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो ब्यास है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, द गंगा के बारे में। और द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले उनका सोर्स देखेंगे। तो सोर्स के बारे में अगर बात करें तो ये ओरिजिनेट होती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, लेकिन जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां पर गंगा नाम नहीं होता, वहां पर क्या नाम होता है, भागीरथी। तो यहां पर ये मेंशन भी किया गया है, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी।
इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब कि जहां से ऑरिजिनेट होती है वहां पर नाम भागीरथी होता है, और वो कहां से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। हम लोग आगे चलकर ये भी देखेंगे कि गंगा कहां से नेम मतलब गंगा हम लोग कहां से कब कब बोलते हैं, कहां पर ये किस रिवर से मिलती है तो गंगा फिर वहां से नेम आ जाता है, तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर मैंने ये मेंशन कर दिया गया है, मैंने मेंशन कर दिया है कि ये किन किन स्टेट से फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, दूसरा हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ओके, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ओके। मतलब ये जो हमारा स्टेट है, ये 5 तो स्टेट है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में जो गंगा है उसका नाम क्या है, पद्मा, ओके। और कुछ बुक में आप देखेंगे कि झारखंड में मेंशन नहीं रहता है कि गंगा जो है वो झारखंड में एंटर नहीं करती हैं, लेकिन बिहार और झारखंड का बॉर्डर साहेबगंज है, वहां पर थोड़ा सा एंटर करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो अलकनंदा ज्वाइंट एट देवप्रयाग सतोपंथ, ओके, इन उत्तराखंड। अब यहीं से नेम चेंज होता है। अलकनंदा क्या है, भागीरथी में मिल जाती हैं उत्तराखंड में, ओके, और उस जगह का क्या नाम है, देवप्रयाग, ओके। और यहां जब मिलती हैं तो ये दोनों अब मिल गई, भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से जो रिवर का नाम है वो गंगा पड़ जाता है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो द यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। कहां से गंगा ऑरिजिनेट होती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालय ज्वाइन एट प्रयागराज। और ये कहां पर गंगा में आकर के मिलती है, तो प्रयागराज में, जो कि बुक में इलाहाबाद आपका मेंशन किया गया, तो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया है, ठीक है। इसके बाद द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन नेपाल। मतलब ये जो है ये तीनों भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा का, लेकिन ये तीनों कहां से ऑरिजिनेट होती है, तो जो हिमालयन पार्ट नेपाल का है वहां से ऑरिजिनेट होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कोसी है वो कोसी को हम लोग सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी काफी ज्यादा प्रभावित करती है, लोगों पर अफेक्ट डालती है बिहार में। मतलब फ्लड वगैरह जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे बहुत परेशानी झेलना पड़ता है बिहार के लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है चंबल, बेटवा एंड द सोन राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड एरिया। ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये तीनों क्या है, सेमी एरिड एरिया से ऑरिजिनेट होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, द रिवर बाइफरकेटेड फरक्का इन वेस्ट बंगाल। मतलब कि जो है, जो गंगा रिवर है वो वेस्ट बंगाल में जो फरक्का जगह है वहां पर ये 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग कहां चला जाता है, बांग्लादेश में, और एक भाग जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाता है, ओके। दूसरा हमारा एक पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा। मतलब कि जो अंबाला है, अंबाला जो है जगह, वो क्या है, वो इन दोनों की डिवाइडेड, मतलब वाटर डिवाइडेड के रूप में मतलब वर्क करता है। मतलब कहने का ये है, जैसे आप वाटर डिवाइड पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी 2 भागों में बंट रहा था अपलैंड के कारण, तो ये जो अंबाला है वो भी एक अपलैंड के जैसा वर्क करता है, और इंडस और गंगा को क्या करते हैं, ये 2 भागों में बांट देता है, ओके। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला। गंगा के बारे में हम लोग बात करें, इंडस के बारे में नहीं। अंबाला के बाद ये सुंदरबन तक जाती हैं, ठीक है, ओके। तो अंबाला से अगर टू द सुंदरबन स्ट्रीचेज ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। मतलब अंबाला से सुंदरबन के बीच का लगभग डिस्टेंस जो गंगा रिवर कवर करती हैं वो कितना है, 1800 किलोमीटर है। लेकिन बट द फॉल इन इट स्लोप हार्डली 300 मीटर। लेकिन इतने लॉन्ग डिस्टेंस में जो स्लोप फॉर्म करता है वो लगभग 300 मीटर का ही करता है, मतलब बहुत ज्यादा स्लोपी एरिया नहीं है। अच्छा, यहां पर 1800 किलोमीटर मेंशन है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो हमारा जो लेंथ है गंगा रिवर का वो कितना है, लेंथ हमारा है 2525 किलोमीटर।
2525 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है। ओके, आपके बुक में हो सकता है कि मेंशन किया गया है, मुझे आप एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या बुक में मेंशन किया गया, लेकिन आई थिंक कि इतना किया गया है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट हमारा 2525 किलोमीटर है, आपके बुक में 2500 किलोमीटर है। ओके, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि द रिवर गंगा से रिलेटेड है। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं एंड आई थिंक कि आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अगर हम बात करें द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ओरिजिनेट कहां से ये करता है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर मेंशन किया गया है द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट में, जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, फिगर मेंशन कर दिया गया है, साइड में आपको दिख रहा होगा। तो मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से ऑरिजिनेट करता है। अगर हम नेम के बारे में बात करें तो जहां ये ऑरिजिनेट करता है वहां पर सांगपो रिवर इसे कहा जाता है। ओके, जो कि मतलब अगर कहें कि तिब्बत में इसका नाम क्या है तो सांगपो। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और फिर जब वो असम में एंटर करता है तो वहां से इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। ओके, एंड फिर अगर हम बात करें तो वहां से ये बांग्लादेश में भी इंटर करता है। तो जो बांग्लादेश में इंटर करता है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, जामुना। अच्छा, एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्रा का जो है नाम वो तो जामुना है बांग्लादेश में, और अगर हम गंगा की बात करें तो बांग्लादेश में पद्मा है। तो पद्मा और जमुना, ठीक है, जामुना नॉट जमुना। ओके, तो जामुना और पद्मा ये दोनों मिलती है और वहां पर जो रिवर फॉर्म करती है उसका नाम होता है मेघना। ओके, ये दोनों जब मिलती हैं तब मेघना का फॉर्मेशन होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। मतलब जहां से ये ओरिजिनेट करता है वहां से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हुए, किसके पैरेलल, हिमालयाज के पैरेलल मूव करते हुए, ठीक है। आगे चल करके आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश आते आते एक यू शेप्ड फॉर्म करता है। इट टेक अ यू टर्न वहां से लेता है, मतलब जैसे कि मान लो कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और यहां से डायरेक्ट यू टर्न ले लिया। ओके, तो ऐसा यू टर्न ऑन रीचिंग द नामचा बरवा। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है नामचा बरवा, या फिर कहें कि नामचा बरवा के जगह पर ये इंडिया में एंटर करता है। ओके, नामचा बरवा एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ओके, थ्रू अ जॉर्ज। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा ट्रिब्यूटरीज के बारे में है। देखिए, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ पर मैप गिवन है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, तो वो आप देख करके इजीली समझ सकते हैं कि कहां से ऑरिजिनेट हो रहा है मानसरोवर लेक, कहां पर है, उसके पोजीशन को देखिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। तो ऑरिजिनेट करने के बाद ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यू शेप्ड लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा से इंडिया में एंटर कर रहा है, ये चीज समझिएगा। ओके, ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो दिबांग नॉट दिहांग, दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में इसी रिवर का नाम है। इसका एक ट्रिब्यूटरी है दिबांग और दूसरा ट्रिब्यूटरी है लोहित। और भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन ये दो प्रमुख हैं। अच्छा, एक चीज यहां मैं लिख दिया हूं, लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया। जो लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है इंडिया का वो लोहित रिवर पर ही है और उस ब्रिज का नाम है भूपेंद्र हजारिका। ओके, ये ब्रिज का नाम है। अच्छा, एक चीज और यहां पर मेंशन किया गया, 3848 किलोमीटर टोटल लेंथ कितना है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो 3848 किलोमीटर। और हम लोग बात किए थे गंगा का, तो गंगा का कितना था, 2525 किलोमीटर, जो कि 2500 आपके बुक में मेंशन किया गया था। इस रिवर को मीन्स कि ब्रह्मपुत्र रिवर को सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ वगैरह के समय में असम में बहुत ज्यादा त्रासदी मतलब ये लाता है। ओके, अगर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो इट फॉर्म मेनी रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, तो रिवराइन मतलब विद इन अ रिवर, जो आइलैंड फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड विद इन अ रिवर, मतलब रिवर के अंदर में ही जो आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवरिन आइलैंड। आपको साइड में दिख रहा होगा एक फिगर जिसमें रिवरिन आइलैंड मतलब रिवर के अंदर एक रिवर के अंदर एक आइलैंड बना और वहां पर लोग भी रह रहे हैं। ओके, तो एक चीज यहां पर माजुली जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो कि असम में है। ये कहां है, असम में है।
ओके। और दूसरा हमारा क्या है, उमानंदा। ओके, उमानंदा जो है वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड है और ये भी कहां पर है, असम में ही है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट जो कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जरूरी थे और जो आपके बुक में मेंशन किए गए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। देखिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो आपके बुक में मेंशन है मैं बस आपके बुक को प्रीफर करके चल रहा हूं। ओके, तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालयन में 3 था तो तीनों हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं। तो चलिए पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग देखते हैं। पेनिनसुलर रिवर के बारे में जो पहला स्टेटमेंट यहाँ मेंशन किया गया वो ये है, द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। ओके, यहां ध्यान दीजिए, अगर हम इंडिया का मतलब ये नीचे वाला अगर भाग हम बनाएं, ओके, कुछ इस तरह होता है तो ये ईस्टर्न घाट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। तो मोस्टली जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया में जो वाटर मतलब जो रिवर फॉर्म करता है वो कहां से ओरिजिनेट करता है, ये वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट करता है। ओके, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला सच एज द महानदी, ओके, महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, मोस्टली जो रिवर है जो पेनिनसुलर एरियाज में है वो क्या इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, और इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारे कहां पर जाकर के गिरेंगे, बे ऑफ बंगाल में। इधर क्या है, अरेबियन सी है। ओके, और ये हमारा यहां पर क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये सारे कहां पर जाकर के गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन कुछ वैसे रिवर हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि कुछ रिवर ऐसे हैं इस डायरेक्शन में मूव करने वाले। ओके, तो यहां पर दिया गया द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो एंड मेक एस्टोरीज। ठीक है, ये स्टोरीज क्या होता है, तो देखिए स्टोरीज उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर सी के सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स करता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर ये नर्मदा इस वे में फ्लो करता है और फ्लो करते हुए अरेबियन सी में आकर के मिलता है। ओके, तो अगर यहां पर मिल रहा है मतलब कि इसका एक फ्रेश वाटर या तापी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो इसका फ्रेश वाटर अरेबियन सी के सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, मतलब कि स्टोरीज का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये दो रिवर मुख्य रूप से जो वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन दो रिवर के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद जो हमारा है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो कि ईस्टवर्ड में मूव करते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत कम बुक में, आप हैं भी तो 9th क्लास में ना, तो जितना दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ओके, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर के अंतर्गत नर्मदा बेसिन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा कि कहां से ये ओरिजिनेट करती हैं। तो यहां पर सोर्सेस मैंने मेंशन कर दिया है, इट राइजेस इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से क्या करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कि टोटल लेंथ कितना है, तो 1312 किलोमीटर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किस किस स्टेट से ये फ्लो करती है। तो 3 स्टेट हमारा मेनली है, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इट फ्लोज टुवर्ड वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। मतलब कि ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली रिवर है और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है मतलब कि अरेबियन सी में जाकर के फॉल करेगी। ओके, तो आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, साइड में फिगर आपको दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए यहां पर एक वर्ड यूज है, रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि फॉल्टिंग क्या होता है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए दो अपलैंड के बीच से, मतलब दो कोई भी ऊंचा जगह है और उसके बीच से अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, या फिर आप कहें कि दो माउंटेन है और उसके बीचों बीच से फ्लो करने वाला जो रिवर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली।
और ये जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली रिवर है। ओके, और ये कौन कौन से माउंटेन या फिर कौन कौन से रेंज से के बीच से फ्लो करती हैं? तो विंध्याचल रेंज एंड सतपुरा रेंज के बीचों बीच फ्लो करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन जबलपुर इट फॉर्म धुआंधार फॉल। एक फॉल का ये फॉर्मेशन करती है, उसका क्या नाम है? तो धुआंधार फॉल है, और ये कहां पर है? जबलपुर। ओके, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं द तापी बेसिन के बारे में। ओके, देखिए ज्यादा कुछ आपके बुक में नहीं दिया गया, हालांकि अगर हम नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ें तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जितना आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया गया बस मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं, उसी को मैं प्रीफर करके चल रहा हूं। ओके, तो द तापी बेसिन के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा सोर्सेस। तो इट राइजेस इन द सतपुरा। अच्छा, यहां पर देखिए आप विंध्याचल और सतपुरा के बारे में मैं यहां बताया था, तो ये सतपुरा रेंज से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ओरिजिनेट होती है। कौन से रेंज से? तो सतपुरा रेंज से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितना है तापी रिवर का? तो 724 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। हालांकि ये भी एक रिफ्ट वैली रिवर है और नर्मदा के पैडलर का मतलब आई थिंक आप मैथ्स पढ़े हैं तो पैडलर का मतलब तो समझ ही आ रहा होगा। तो एकदम नर्मदा के पैडलर फ्लो करती हैं, लेकिन बात ऐसा है कि बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 1312 किलोमीटर है, ये 724, लगभग वो डबल है। जो हमारा नर्मदा रिवर है वो लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो तापी का लगभग डबल, अप्रोक्स मैं बतला रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहां पर, ये खैर तापी रिवर के अंतर्गत इतना ही कुछ हमें देखना था, इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास दिया गया अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब वेस्ट की ओर फ्लो करके अरेबियन सी में फॉल करने वाले कुछ और रिवर के नाम देखें तो साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार रिवर। ओके, ये कुछ रिवर है जो कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ईस्ट साइड में मूव करके बे ऑफ बंगाल में जो मिलती हैं उन रिवर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए गोदावरी बेसिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो सोर्स या फिर ऑरिजिनेट कहां से करती है, तो यहां पर मेंशन किया गया है इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं, और वेस्टर्न घाट में भी कहा? तो नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ओके, तो यहां से ओरिजिनेट करती हैं। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें कि कितना लेंथ है इस रिवर का, तो 1465 किलोमीटर सॉरी, आपके बुक में ये जो मेंशन है वो क्या है? अबाउट, एक मिनट, ये दिया गया अबाउट 1500। ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, और आपके बुक में जो दिया गया है वो अबाउट 1500 किलोमीटर दिया गया है। अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर रिवर में ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, क्योंकि आप इससे पहले भी डिस्टेंस नर्मदा का देखें, तापी का देखें, तो अभी तो 2-3 आप देख चुके हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा है। और आगे भी जो भी आप पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा लेंथ इसी रिवर का है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो यहां पर द पूमा, द वर्धा, द प्रणीता, द माजरा and Wainganga and the Penganga, these are the tributaries of Godavari river. Okay, इसके बाद यहां मेंशन किया गया है द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो बेसिन एरियाज है, बहुत जाहिर सी बात है, अगर लेंथ इतना ज्यादा है तो बेसिन एरियाज भी ज्यादा होगा, और बेसिन एरिया ज्यादा है तो कहां कहां पे फैली हुई है? तो महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में एंड आंध्र प्रदेश में। ओके, अब जाहिर सी बात है कि वेस्टवर्ड मतलब वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो कहां पर गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में। साइड में आप फिगर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पे फॉल करती हैं, ये चीज क्लियरली शो कर रहा है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया, मतलब लेंथ भी बहुत ज्यादा है,
ओके। एंड एरिया के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, लेंथ अगर ज्यादा है तो बेसिन एरिया भी ज्यादा होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा, मतलब कि लेंथ ज्यादा होने के कारण, बेसिन एरिया ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, या फिर आप कहें साउथ गंगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं महानदी बेसिन के बारे में। ओके, तो महानदी बेसिन का यहाँ पर लेंथ लिख दिया गया 860 किलोमीटर। सोर्सेस के बारे में बात करें तो महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से या फिर कहें कि अपलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा से फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में, अच्छा उड़ीसा में एक पोर्ट है, वो कहां पर है ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके, एक उड़ीसा में पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है। टोटल इंडिया में इंटरनेशनल पोर्ट 13 है, 13 पोर्ट यहां पर कहने का मतलब है सी पोर्ट। ओके, उड़ीसा में कौन सा है ये आप कमेंट करेंगे। ओके, इट्स यहां पर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, कहां से मूव करते हुए, मतलब ये तो यहां पर बता दिया गया कि उड़ीसा के होते हुए, मतलब उड़ीसा के थ्रू पास करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन ये कहां पे अपना मतलब बेसिन एरिया कहां फैला हुआ, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ से तो ऑरिजिनेट हो रही है, झारखंड में मूव करेंगे, आप मैप के माध्यम से क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, और उड़ीसा, तो ये 4 हमारा मेन स्टेट है जहां पर ये फ्लो करती हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हमारा हम लोग अब द कृष्णा बेसिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस कहाँ है, तो इट राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट ऑफ महाबलेश्वर सीरीज। महाबलेश्वर सीरीज जो कि वेस्टर्न घाट से बिलोंग करता है, वहां से ये ऑरिजिनेट होती हैं। ओके, देखिए कोई भी रिवर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहां से ऑरिजिनेट कर रही है, दूसरा लेंथ कितना है, ट्रिब्यूटरीज कौन सा और कहां पर फॉल कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपको 4-5 पॉइंट याद होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले द तुंगभद्रा, ओके, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा, ये कुछ रिवर है जो कि कौन से रिवर का, कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। ओके, इसके बाद अगर देखें तो इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मतलब इन 3 स्टेट से ये पास होती हैं, या फिर कहें कि इसका जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है वो 3 स्टेट में है। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करें कावेरी बेसिन के बारे में, द कावेरी बेसिन। सबसे पहला पॉइंट हमारा टोटल लेंथ कितना, 760 किलोमीटर। इसका लेंथ हमारा कितना था, 1400 किलोमीटर। ओके, सोर्सेस के बारे में बात करें तो इट राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ऑरिजिनेट होती हैं। अगर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो अमरावती, ठीक है, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, these are the tributaries of Kaveri river. Okay, it reaches the Bay of Bengal in south of कुड्डालोर इन तमिलनाडु। ये कुड्डालोर जगह है तमिलनाडु का, वहां से ये कहां पर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है, अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कुछ और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी एंड द स्वर्णरेखा। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी जो है वो मेनली झारखंड में है और ये कहा जाता है कि इस रिवर में सोना मिलता है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस रिवर इज स्वर्णरेखा। ओके, अच्छा, आप लोगों को बैतरणी नदी के बारे में भी पता होगा, तो आप बताएंगे कि ये क्यों पॉपुलर है, मतलब फेमस क्यों है बैतरणी नदी। ओके, रिवर जो है वो क्यों पॉपुलर है। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा लेक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो लेक से रिलेटेड है। यहां पर कुछ पॉइंट्स गिवन है तो उसको देखते हैं। India has many lakes which differ from each other in size and other characteristics। मतलब कि बहुत सारे लेक्स तो हैं ही, लेकिन वो सारे कुछ ना कुछ वे में डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन, हो सकता है साइज में डिफरेंट हो या फिर उन सभी का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है, सम लेक्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट while the others have been formed by wind, river action and human activities। तो देखिए
कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर वगैरह से जो पानी पिघल करके नीचे आ रहा होता है, मतलब हिमालय साइड से, ओके, तो वो एक लेक का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब आप थोड़ा सा यहां पर बताएंगे, आप खुद कमेंट करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेक्स एंड रिवर। ओके, तो यहां पर हमारे पास दिया गया कि कुछ तो लेक्स वैसे होते हैं जो ग्लेशियर से फॉर्म करते हैं, ग्लेशियर एंड आइस शीट, while the others have been formed by wind से कुछ फॉर्म करते हैं, रिवर एक्शन से एंड ह्यूमन एक्टिविटीज से। ओके, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया द वुलर लेक। ओके, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो अभी भी ये जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख अगर हट भी गया है तो ये अभी भी कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, और ये कैसे बना, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना, और टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ओके, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का ये सबसे फ्रेश वाटर लेक है। ओके, सम अदर फ्रेश वाटर, कुछ और भी फ्रेश वाटर लेक है, जैसे कि डल लेक हो गया, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकटक हो गया, और बारा पानी हो गया। ये कुछ जो लेक्स हैं वो क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। ओके, एक यहां पर एग्जांपल है साल्ट लेक के बारे में, जो कि सांभर लेक है। ठीक है, सांभर लेक जो कि क्या है, राजस्थान में है, और ये जो है ये सॉल्ट लेक है। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो आर्टिफिशियल लेक के बारे में। आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड हो, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया लेक। तो जैसे कि अभी जो बहुत ज्यादा यूज वाटर का किस लिए होता है, तो हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर उसी से रिलेटेड एक पॉइंट दिया गया है, द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन। डैमिंग किस लिए, तो हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक, जिससे लेक का भी फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया गुरु गोविंद सागर, ठीक है, जो कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा एक लेक है जो कि डैम, मतलब ये जो जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर के अकॉर्डिंग जो डैमिंग ऑफ रिवर हुआ उससे ये बना है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, लेक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, या फिर आप बात करें कभी अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया हो तो बाढ़ का पानी इसमें आप कुछ मतलब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ पानी यहां पर आ जाएगा, तो बाढ़ के समय में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। या फिर कभी सुखाड़ आ गया हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी इसका पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो पावर, तो यहां पर भी आप देखे ही हैं हाइड्रो पावर एनर्जी जो है, या फिर हाइड्रो पावर जो भी आप कहिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहने वाले, एक्वेटिक मतलब वाटर ही होता है, तो वाटर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। इसके बाद इनहांस नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, लेक वगैरह लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं देखने, बिकॉज ये एक नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, मतलब सुंदरता, नेचर की सुंदरता को बढ़ाता है। लास्ट हमारा पॉइंट है, हेल्प्स इन डेवलपिंग टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये सब हमारा क्या था, इसका इंपॉर्टेंस था। चलिए अब हम लोग लास्ट देखने वाले हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, और भी थोड़ा बहुत जो भी रेस्ट बचा हुआ होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट का जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा गया रोल ऑफ रिवर इन द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में रिवर का क्या योगदान है। तो यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, मतलब कि रिवर का जो यूज होता है वो इरिगेशन में होता है। ओके, नेविगेशन में एंड हाइड्रो पावर जनरेशन में। अगर नेविगेशन की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही है। ओके, तो ये चीज नेविगेशन में भी इसका यूज हो गया, हाइड्रो पावर जनरेशन में भी हो गया। अब हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले वो रिवर
पोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने रिवर पोल्यूशन का डिफिनेशंस लिख दिया है कि एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर। मतलब फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटी में जो चेंजेस आ रहा है वाटर में, वो क्या होगा, उसी को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। या तो आप कोई भी चीज ऐड करिए, ऑर्गेनिक करिए, इनऑर्गेनिक करिए, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस करिए, तो वो क्या कर रहा है, पोल्यूट ही कर रहा है उस वाटर को। ओके, अब यहां पर दिया गया था हाई डिमांड। अच्छा, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हाई डिमांड ऑफ वाटर। पोल्यूशन का बढ़ना जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक सबसे बड़ा रोल है वो हमारे पॉपुलेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इट मीन्स वाटर यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। और वाटर हर लोग थोड़ा बहुत तो जरूर वेस्ट करते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा ही लोग वेस्ट कर रहे हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है वाटर। तो यहां पर वही चीज दिया गया, द हाई डिमांड ऑफ वाटर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर। बहुत सारा अभी प्लान लॉन्च किया जा रहा है रिवर को साफ करने के लिए। जैसे कि अभी गंगामी योजना जो है, गंगामी जो योजना आया है वो गंगा को साफ करने के लिए है। तो मतलब साफ करने का कहने का मतलब है पोल्यूशन को साफ करना। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि गंदगी बस फैला देते हैं, कहीं गए और वेस्ट मटेरियल को आसपास फेंक करके चले आए, तो वो क्या, वो सब हम लोग। और ये जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में, ये गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं कर सकता। हम लोग अगर गंदगी फैला रहे तो हम लोग ही अगर ये चीज ना करें तो अपने आप ये साफ हो जाएगा। गवर्नमेंट अब उस पर क्या कर सकता है, गवर्नमेंट आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है, आप पर फाइन कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं ना कर सकता कुछ। या फिर साफ सफाई, कितना वो साफ सफाई करवाएगा। हम 1000 में गंदा करेंगे, गंदगी फैलाएंगे और वो 2-4 साफ करने वाले, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, वाटर को पोल्यूट ना करें, वाटर को वेस्ट ना करें। ओके, तो ये हमारा चैप्टर एंड हुआ। ओके, एंड आई थिंक कि आपको इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।